राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पूर्व जन्म की प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटा सा गांव था, लखमीरपुर। उस गांव के बाहर बसे बंजर इलाके में एक छोटा सा घर बना हुआ था, जो शायद काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि गांव वालों का मानना था वहाँ पर काली शक्तियों का वास है। आधी रात को उस घर के बंद कमरे में से घुंघरुओं की आवाज़ आती थी या किसी लड़की के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। कभी कभी वही लड़की देर रात तक एक बेहद सुरीला दर्द भरा गाना गाती थी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। आज के इस आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले समय में ऐसी बातों पर हर कोई यकीन नहीं करता। शहर का कोई पढ़ा लिखा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं। उनके हिसाब से भूत प्रेत की बाधाएं मनगढ़ंत कहानियों की तरह होती हैं। वे लोग सोचते हैं कि गांव वाले लोगों को डराने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें अक्सर फैलाई जाती हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर से आए एक बड़े बिजनेसमैन, जिसका नाम जो अनुज अग्निहोत्री था, जितना दमदार नाम उतनी दमदार उसकी पर्सनैलिटी थी। उस घर के पास ही एक सुबह उसकी ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकी। कार से उतरकर दरवाज़ा खोला तो बड़े ही शान से जो अग्निहोत्री जी ने अपना पहला कदम कार से बाहर रखा और कार से जैसे ही उन्होंने उस घर के पास ही बड़े इलाके में फैली बंजर ज़मीन देखी, जिसे देखते ही उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि यहाँ बनेगा हमारा एक शानदार होटल। होटल के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ इस घर को भी खरीदना था। इसी के चलते उन्होंने गांव के मुखिया को इनाम के तौर पर कुछ बख्शीश देकर ये सारी की सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। मुखिया के घर से लौटते वक्त उनको गांव के बीचों बीच अपनी कार रोकनी। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर गांव में जो काफ़ी अनपढ़ लोग थे तो वो इकट्ठा हो गए। अग्निहोत्री जी ने गाड़ी में से शीशा उतार कर कुछ गांव वालों से कहा कि मुझे उस घर का रिनोवेशन कराना है, किसी को काम पर आना है तो कल सुबह आ सकता है। एक बुजुर्ग ने बड़ी हैरानी से अग्निहोत्री जी की तरफ देखा और पूछा, कौन सा घर सेठ जी? तो अग्निहोत्री जी बोले, वही जो गांव के बाहर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। अग्निहोत्री जी के इतना ही बोले थे कि सब गांव वाले उन्हें घूरने लगे। अग्निहोत्री जी कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक दूसरा बुजुर्ग थोड़ा आगे आया और बोला, साहब, उस घर में भूत प्रेत की बाधाएं हैं। हर रात उस घर में एक बंद कमरे में एक लड़की अपनी बेहद सुरीली जो दर्द भरी आवाज़ में गाना गाती है। सबने सुना है। उसके सुर में दो चार और लोगों के भी सुर मिलाए। दो चार लोग और उस बुजुर्ग के साथ मिलके बोले, साहब, हम तो कहते हैं आप इस घर को ना लें तो ही अच्छा है। उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर अग्निहोत्री जी को उन पर गुस्सा आया और उन्होंने सबको डांटते हुए कहा, चुप करो, मैं नहीं मानता किसी भूत प्रेत में, यह सब बेकार की बातें हैं। और गुस्से से शीशा ऊपर करके गाड़ी का उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। ड्राइवर ने रास्ते की परवाह किए बिना कच्ची सड़क पर ही गाड़ी दौड़ा दी और 2 हफ्ते में शहर से बुलाए कुछ मजदूरों ने उस घर को बढ़िया तरीके से रिनोवेट कर दिया। घर की चमक दमक देखकर अग्निहोत्री जी ने अपनी होटल बनने तक वहीं उसी घर में रहने का विचार किया। उसी रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अग्निहोत्री जी ने अपना काम ख़त्म किया और अंदर अपने कमरे में सोने के लिए लॉबी से होकर गुजरे, तभी उनका ध्यान एक बंद कमरे की ओर गया। उस कमरे के पुराने से दरवाजे पर लगे बड़े से जो कटलैग ताले पर लाल और सफ़ेद रंग के धागे बंधे हुए थे। उसे देखकर उन्होंने अंदाज़ा तो यह तो हो ही गया कि यह वही भूतिया कमरा है जिसके बारे में वो गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे, मैंने उन गधों को बोला था, अग्निहोत्री जी मन ही मन कहने लगे। इस कमरे को खोलकर इसका भी रिनोवेशन करना है। और डरपोक साले जो
चले गए और वे ताले पर बंधे उस धागे को तोड़कर वो मन ही मन बड़बड़ाए और आसपास देखने लगे। पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उन्होंने जाकर वो बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कमरे के ताले पर मारने लगे। पत्थर के 2-4 वार से ही ताला बड़ी आवाज के साथ टूटकर नीचे गिरा। अब जो ताला टूटने के कारण जो दरवाजे की कुंडी जाम हो गई थी, उन्होंने जोर लगाते हुए कुंडी खोली और दोनों दरवाजों को अंदर की ओर हल्का सा हाथ का धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला कि अचानक अंदर से किसी स्त्री के रोने के साथ साथ एक बेहद दर्द भरे गाने की आवाज़ सुनाई दी। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वो कुछ समझ पाए उससे पहले एक धुंधली सी धुएं जैसी डरावनी मानव आकृति हवा में तैरती हुई अचानक दरवाजे से बाहर निकलकर ठीक उनके सामने आ गई। उन्होंने एकदम करीब से उस साये को देखा जिसके बारे में गांव भर में चर्चा हो रही थी। उन्हें एकदम सामने देखकर अग्निहोत्री जी के तो पसीने छूट गए। डर के मारे उनका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी वो धुएं वाली आकृति ने एक स्त्री का रूप ले लिया और हवा में तैरती हुई एक बेहद खूबसूरत स्त्री 16 श्रृंगार में सजी धजी लाल रंग के जोड़े में मानो किसी नवविवाहिता की तरह उनके सामने एकदम करीब आकर गुस्से में खड़ी थी और उन्हें घूरे जा रही थी। अग्निहोत्री जी को तो ख्याल आया कि वो उन्हें के रास्ते में खड़े हैं। उसे देखकर डर के मारे अग्निहोत्री जी वहाँ से भागने की फिराक में थे कि वो स्त्री उनके सामने आई और मुस्कुराई और फिर उनकी नज़रों के सामने ही मानो उन हवाओं में कहीं खो गई। लेकिन वो गाना, उस गाने के बोल वहाँ की उन हवाओं में वैसे ही गूंजते रहे। तेरे प्यार में नहीं तोड़ना। केवल यह अग्निहोत्री जी ने उसी वक्त सोच लिया था कि होटल का प्रोजेक्ट यहीं रोककर अब वो कल सुबह वापस अपने घर मुंबई निकल जाएंगे। उधर दूसरी तरफ वीर नाम का लड़का रात को तकरीबन 11 बजे तक अपने मोबाइल फिल्म में एक साउथ की मूवी देख रहा था जो उसका रोज़ का काम था। मूवी चल रही थी और बीच में ही माया की व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। फिर मूवी को वहीं स्टॉप करके वीर ने चैट करने लगा माया से और कुछ घंटे बाद ही जो उसकी आंखें कहने लगी, भाई अब तो आराम करने दो। मोबाइल में भी बैटरी 5% रह गई थी और उन दोनों ने बाय बोला और मोबाइल को रखकर लाइट ऑफ करके वो चादर खींचकर आराम से सो गया। अभी नींद को आए कुछ घंटे ही हुए थे कि वीर की आंखों के सामने कुछ धुंधले धुंधले से दृश्य मानो किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगे कि एक गांव के एक सरकारी स्कूल के आंगन में मास्टर जी और कुछ विशेष अतिथियों की हाजिरी में एक बड़े से स्टेज पर माइक में हाथ लिए स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी एक 16 साल की 2 चोटी वाली खूबसूरत लड़की जो उस वक्त अपनी खूबसूरत मीठी आवाज़ में गाना गा रही थी। और वह वही नागिन फिल्म का गाना था जो हर बार जो उसे उन अजीब सपनों में ले जाता था, कुछ पुराने बिसरे पलों की याद दिलाता था। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, वो ये गाना वो गा रहा था। अचानक ही दृश्य बदला। अगले ही दृश्य में कुछ गुंडे उसी 2 चोटी वाली लड़की को एक वैन में उठाकर ले जा रहे थे और अगले दृश्य में अपने आप को वह लड़का देखता है। किसी फिल्म के हीरो की तरह उसे बचाने के लिए वह लड़का उन गुंडों से लड़ रहा था। फिर दृश्य बदला और उसमें से जो एक शादी वाला कमरा उसने देखा। सुहागरात की सेज पर दुल्हन के लिबास में लंबा घूंघट ताने एक लड़की शर्माकर मानो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अगले ही दृश्य में उसने क्रूरता से जो उसका गला दबाकर उसे मार डाला। किसी झील के किनारे शादी के जोड़े में लहू लुहान पड़ी एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ते हुए उसे गांव की ओर ले जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने उस पर वार किया और आधी रात को वह घबरा कर उठ गया। इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचते हुए कुछ पल वीर वैसे ही बैठा रहा। फिर थोड़ा पानी पीकर वापस सोने की कोशिश की, पर इस बार उसे गहरी नींद आ गई और सुबह एक और सपना आया जिसने उसकी नींद उड़ा दी। वीर ने सपने में देखा कि एक गांव की वो सीमा तक गया और वीरान पगडंडी पर एक भागती हुई लड़की के साथ उसका हाथ थामे भागता हुआ जो जा रहा है। अगले दृश्य में गुंडों ने उन दोनों को घेर लिया और वीर उनके साथ लड़ाई करता है। एक चीख के साथ उस लड़की का वहीं गिर पड़ना और
उसकी ओर मुड़ना और फिर पीछे से उसके सिर पर किसी का कुछ मारना। तभी वीर की आंख खुल गई और वह एकदम से बैठकर हो गया। और यह सपना था या हकीकत? शायद ये एक सपना ही था। नहीं, ये कोई सपना नहीं है। वीर बड़े ही जो उसका समझ नहीं आ रहा था, दिमाग लगा रहा था कि यह तो मेरे साथ अतीत में कुछ हुआ है, वरना क्यों बार बार यही घटनाएं सपने में जो मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। टाइम देखा तो सुबह के 7 बजे थे। आज फिर से वही डरावने सपने वीर को आए। क्या राज था इन सपनों का? क्यों ये बार बार राज या ये सपने वीर को दिखाई देते थे? वीर के पास तो सिर्फ सवाल थे, उनके जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। 8 बजे तैयार होकर के वीर बाइक लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में एक चाय की टपरी आई। रोज की तरह उसने वहाँ अपनी बाइक रोकी और कहने लगा, मैं यहाँ रोज आया करता था और यहाँ की चाय मेरी फेवरेट थी। मैंने वहीं खड़े जो वीर ने एक लड़के को चाय के लिए बोल दिया, अरे ओ छोटू, एक हाफ कटिंग चाय देना। चाय के आने तक वीर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप देखने लगा। माया का लास्ट सीन था और 12:45 पर, मतलब कल रात वीर ने तकरीबन 1 बजे के आसपास सोया था, इसलिए शायद उसकी आंखों में अब भी नींद से भरी हुई थी। आज वो जो शर्मा सर के असाइनमेंट ना होते तो वह कॉलेज नहीं जाता और अपने कमरे में ही 12 बजे तक आराम से सोता। माया से ऐसी तो क्या खास बातें कर ली कि कल रात वक्त का पता ही नहीं चला। शायद कल रात जो वीर को उसने आई लव यू कहा था, पर उसे उससे कोई खास रिप्लाई नहीं दे पाया। उसे पहले ही उसकी बैटरी की जो मोबाइल की बैटरी थी डेड हो गई और उनकी बातें अधूरी रह गई। 12:40 पर वीर ने उससे कहा था कि अब हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। आज वो इसके बारे में फिर पूछेगी तो क्या वह मुझसे प्यार करती है? और मुझे अगली बार की तरह इस बार भी उसे यही कहना होगा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रहें तो अच्छा है। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि वीर उससे प्यार नहीं करता, वीर भी उससे बहुत प्यार करता है, पर वो इतने सालों में वो लड़का हाथ में चाय की प्याली लेकर इतनी देर में आ गया। वह यही सोच रहा था कि आखिर इससे पहले वो कुछ सोच पाता। वो लड़का बोला, साहब आपकी चाय। और वीर ने हंसते हुए बोला, मेरा नाम छोटू नहीं कार्तिक है, वो छोटू कहने लगा। उसकी आवाज़ ने वीर को मानो उन ख्यालों से बाहर निकाला। वीर ने उसके हाथ से चाय लेते हुए मुस्कुराकर उसके सामने देखा तो कार्तिक कहने लगा, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा, फिर तुम्हें सब छोटू क्यों बुलाते हैं? तो उसने कहा, क्योंकि मैं चाय बेचता हूँ। चाय वाले लड़के का एक कॉमन नाम होता है छोटू, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सब उसे छोटू ही कहते हैं। वीर उसकी ओर मुस्कुरा कर देख कर कहने लगा, आज से मैं तुम्हें छोटू नहीं कार्तिक ही बुलाऊंगा, चलेगा ना? और अपने वॉलेट से उसने 10 रुपये का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। उसने वीर को एक हल्की सी मुस्कान दी और पैसे लेकर चला गया। चाय की हल्की सी घूंट में मानो उसके नशे में वो खो गया। चाय में भी एक गहरा नशा होता है और वो नशा हर किसी को नहीं दिखता, उसे ही दिखता है जो चाय को दीवानों की तरह पीते हैं। और चाय की प्याली में खोया हुआ वीर अचानक ही उस चाय वाले लड़के ने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर फिर नागिन फिल्म का एक दर्द भरा गाना बज रहा था, वही गाना जो वीर अपने सपनों में कई बार सुन चुका था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। यह गाना वह अपने सपनों में अक्सर सुना करता था। यह गाना सुनकर मानो वीर का सिर घूमने लगा। कुछ धुंधले धुंधले से दृश्य वीर की आंखों के सामने दिखाई देने लगे। उन दृश्यों में वीर को चेहरे तो साफ नहीं दिखे, बस आवाजें साफ सुनाई दी। एक लड़की लाल रंग के शादी के जोड़े में किसी बंद कमरे के अंदर एक कोने में बैठी अपनी दर्द भरी सुरीली आवाज में मानो यही गाना गा रही थी। उसकी वो दर्द भरी आवाज मानो वीर के कानों में गूंज रही हो। मांग मेरी शबनम ने मोती भरे और नजरों ने मेहंदी लगाई। आज ये क्या हो रहा है वीर को? क्यों हर बार यही गाना उसके सामने आ रहा है? कौन थी वो लड़की जो उस अंधेरे कोने में बैठी थी? वो इतना दर्द भरा गाना क्यों गा रही थी? क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? क्यों हर बार वो मुझे दिखाई देती है? मानो वीर का दिमाग उसके इस सवालों से घिरा हुआ था। चाय खत्म किए बिना ही वीर ने वो प्याली चाय के उस टेबल पर ही छोड़ दी
और फटाफट अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगा। पर मानो वो गाना उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाय की उस टपरी से तो वह बहुत दूर निकल आया था, फिर भी उसके कानों में वो गाना वैसे ही गूंजता रहा। और वीर अपने कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुआ। बाइक पार्क करके लॉबी में से अपनी क्लास की ओर जा ही रहा था कि सामने एक लड़की आई। वह बोली, वीर कल रात मैंने मैसेज किया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? वो लड़की कोई और नहीं, माया थी। वही माया जो वीर को बेहद प्यार करती थी, जिसे वीर भी बहुत प्यार करता था। पर उसके प्रश्न को टालते हुए वीर ने मुस्कुराकर कहा, माया वो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और रात भी काफ़ी हो गई थी, सो कल रात का सारा गुस्सा मानो इस वक्त वह उस पर उतारते हुए उसने कहा, माया ने बहाने मत बनाओ वीर, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ तुम्हें। वह बोला, सच में यार, तेरी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसी पल उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। और फिर से वही गाना, उसकी आंखों के सामने फिर वही धुंधले दृश्य। उसने फ़ोन उठाया और फिर गुस्से में काट दिया और उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी रिंगटोन चेंज करो, पर तुम। तब वह कहने लगी, माया अरे यार, एकता कपूर के नागिन की रिंगटोन है और मेरी फेवरेट है, तो कैसे चेंज कर दूं? वीर ने गुस्से में कहा, तो मत कर, पर ये तुम्हारा डिब्बा मोबाइल मेरे सामने नहीं बजना चाहिए। उसने भी वही शिकायती लहजे में कहा, तो इंग्लिश सॉन्ग सुनता है ना वीर, मैंने कभी तेरे को कहा कि मत सुन, मुझे पसंद नहीं है। उसके साथ चलते चलते माया जो उसे समझाते हुए कह रही थी। वीर बोले, यार तू समझ नहीं रही, यह गाना सुनकर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे सामने कई धुंधले चेहरे आ जाते हैं। मैंने तुम्हें अपने उस अजीब सपनों के बारे में बताया था ना, इस गाने का कोई ना कोई कनेक्शन मेरे सपनों से है। यह सुनकर माया उस पर हंसने लगी। उसकी आंखों में देखकर उसने कहा, माया मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अपनी हंसी रोककर माया ने कहा, सच से? याद आया मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब वह बोला, मैं जानता था कि वो क्या पूछेगी। हमारे सामने लॉबी में एक खाली बेंच थी और उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, चलो बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस बेंच पर एक दूसरे के करीब बैठे थे। वीर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, माया तुम कुछ कहने वाली थी? माया बोली, हाँ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वीर सच सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसके इस सवाल से अचानक ही वीर कहने लगा, बाबा जी की वो बात उसे याद आ गई। मेरा एक दोस्त बाबा जी को बहुत मानता था। मैंने जब मेरे इन अजीब सपनों के बारे में अपने दोस्त को बताया माया, तो मुझे एक दिन एक बाबा जी के पास लेकर गया। जब मेरे इन अतीत के सपनों के बारे में मैंने उस बाबा जी से पूछा, तब उस बाबा जी ने बताया कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब वो वापस आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। मैं और मेरा दोस्त हैरानी से उस बाबा जी के सामने देखते रहे और बाबा जी ने माया आगे बताया कि वो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, वो जो तुम पर जान छिड़कती है, वो जिसकी सुरीली आवाज़ पर तुम अपना दिल हार बैठा था, वो कौन थी? इसके बारे में बाबा जी ने कुछ नहीं बताया, किंतु इतना ज़रूर बताया, माया वो तुम्हारे पिछले जन्म की प्रेमिका है, इसलिए इस जन्म में भी तुम पर बस उसी का हक है। फिर मेरे दोस्त के सामने देखकर उन्होंने ज़ोर से कहा कि ये लड़का बस उसी का है, उसके अलावा ये लड़का किसी और का कभी नहीं हो सकता। ये लड़का किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी के साथ विवाह नहीं कर सकता। माया ने घबराकर पूछा, क्यों बाबा जी, क्यों किसी से प्यार या शादी नहीं कर सकते वो? तब वह कहने लगा, क्योंकि तुम पर सिर्फ उसी का हक है, बाबा जी ने कहा था। उसके अलावा तुम किसी और के बारे में सोचोगे भी तो वो तुम्हें मार देगी। बाबा जी की बातों में स्पष्ट चेतावनी थी कि मैं किसी से शादी तो बहुत दूर प्यार भी नहीं कर सकता। मेरे ही कॉलेज में पहले ईयर में टूथ एंड डेयर गेम में मेरे फ्रेंड से मुझे एक डेयर दिया था। मुझे कॉलेज की एक नई लड़की मुस्कान को प्रपोज करना था। मैं माया से प्यार करता था, फिर भी डेयर था, इसलिए मैंने उस दिन मुस्कान को प्रपोज कर दिया। अगले दिन खबर मिली कि मुस्कान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मुस्कान उस दिन के बाद मुझ में ऐसा डर बैठ गया माया कि मैं प्यार से भागने लगा, कहीं मेरी वजह से माया को कुछ हो गया तो। माया बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। वह बोला, वीर नहीं, मेरी वजह से माया की जान खतरे में नहीं डाल सकता। माया को बचाने के लिए मुझे इस प्यार को ठुकराना ही होगा।
माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, वीर कहाँ खो गए? वह बोला, ख्यालों से बाहर आया। माया की आंखों में वही सवाल था जिसका जवाब उसे ना में ही देना था। उसने फिर पूछा, तो बताओ वीर, डू यू लव मी? उससे नजरें चुराते हुए वीर ने कहा, माया सच बताऊं तो तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना सुनते ही मानो फूल सा चेहरा माया का एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भर गईं। वीर ने आगे कहा, सुनो माया, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से। फिर उसने अपनी बात छोड़ दी। माया ने रोते हुए जो वीर की आंखों में देखा और कहा, कह दो वीर कि ये झूठ है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं वीर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब वीर बोला, हम झूठ बोल सकते हैं, पर माया कहने लगी, तुम झूठ बोल सकते हो वीर, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, वो हमेशा सच्ची बोलती हैं। पर मुझे इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना होगा, वीर ने कहा। और वीर ने गुस्से में कहा, मैं सच बोल रहा हूँ माया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना सुनते ही माया रोते हुए वहाँ से उठकर चली गई। उसे वीर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इधर वीर का क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने माया के साथ बहुत गलत किया, वो बेचारी तो। और इस तरह से दिन बीतने लगे। आज वीर का 21वां जन्मदिन था। बाबा जी ने बताया था कि जब वीर 21 साल का हो जाएगा तब वो आएगी, वापस आएगी। वीर जन्मदिन की पार्टी में था और पार्टी में उसने सारे दोस्तों के साथ माया को भी बुलाया था, क्योंकि उसके बिना ये पार्टी अधूरी थी। इंतजार तो बहुत किया उसके आने का, लेकिन माया नहीं आई। आखिर में वीर ने अपने बाकी दोस्तों के साथ माया के बिना ही अपने बर्थडे केक काट के अपना जन्मदिन मना लिया। उसके बाद देर रात तक सबने खूब पार्टी एंजॉय की, नाचे गाए, खूब मस्ती की। रात को तकरीबन 2 बजे सब थककर अपने अपने घर चले गए। पार्टी की अरेंजमेंट की भाग दौड़ में भी काफ़ी वीर थक गया था, तो बिना कपड़े चेंज किए ही अपने बेड पर जाकर गिरा। अब नींद आए कुछ ही मिनट हुए थे कि कानों में किसी के पायल की छन छन के साथ वही गाने की सुरीली आवाज़ आई। आज वो गाना कोई रेडियो या टीवी पर नहीं था, पर उसे कोई गा रहा था, जैसे बहुत ही खूबसूरत सी कोई लड़की अपनी सुरीली आवाज़ों में ये गाना गा रही थी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वो वही आवाज़ थी जो वीर अपने सपनों में कई बार सुन चुका था। मानो वीर की नींद उड़ गई और वह एकदम से जाग कर बैठ गया। वीर को लगा ये गाना हर बार की तरह इस बार भी वीर अपने सपने में ही सुन रहा है, पर नहीं, सच में ये गाना उसके आसपास, उसके कमरे के आसपास कोई गा रहा था। शायद वही लड़की, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अब वीर ने मोबाइल में देखा तो 2:10 हुए थे। खिड़की खुली थी और बाहर सफ़ेद चांदनी के साथ ठंडी हवाएं भी अंदर की ओर आ रही थी, और साथ ही साथ उस गाने वाले की सुरीली दर्द मिश्रित आवाज़ भी। वीर को लगा कि सच में कोई तो आसपास है। खिड़की के पास जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, फिर भी गाने की आवाज़ तो साफ साफ आ रही थी। वीर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जो आसपास देखने लगा। अचानक ही दूर वीर ने एक लाल रंग की साड़ी के जोड़े में आगे की ओर जा रही खुले बालों वाली लड़की को देखा, तो वीर उसकी तरफ दौड़ा। तब वीर को मालूम हुआ कि ये गाना वही लड़की गा रही थी। वीर उसके पास जाऊं, ठीक से उसका चेहरा देख पाऊं, इससे पहले ही वो आगे की गली में चलने लगी। मानो वीर उसके पीछे भागा। वीर को लगा कि शायद यह वही लड़की है जो अक्सर उसके सपनों में आया करती थी, जिसके बारे में बाबा जी ने बताया था। वीर अब तक के सारे सवालों के जवाब भी उससे ही मिलेंगे, और उसके पीछे की और वो आगे की ओर जा रही थी। वीर उसके पीछे और वो आगे गाना गा रही थी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अब वीर ने आवाज़ लगाई, हेलो, कौन हो आप? पर वीर के सवाल पर उसे जवाब मिले उससे पहले ही वो वीर की आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गई, मानो उन सफ़ेद चांदनी के बीच ठंडी हवाओं में कहीं समा गई। पर वो गाना अब भी वीर के आसपास वैसे ही सुनाई दे रहा था। वीर सुबह उठा तो कल रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि कल रात हम लोगों ने देर रात तक पार्टी की थी, वह भी वीर को याद नहीं थी। मोबाइल में देखा तो 10 बजने वाले थे। अब कॉलेज जाने से क्या फ़ायदा, यही सोचकर वह अपने बेड पर ही पड़ा रहा। व्हाट्सएप चेक किया, माया का एक भी मैसेज नहीं था।
आखिर वो वीर सोचने लगा, इतना इग्नोर मुझे क्यों कर रही है, आज उससे बात करनी ही होगी। वीर ने उससे मिलने के लिए एक मैसेज किया, माया मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आज शाम 5 बजे मैं इस्कान मॉल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, प्लीज़ आ जाना। वीर ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज उसके प्यार को मैं अपना ही लूँगा। वीर ने फिर यूट्यूब ओपन किया तो ट्रेंडिंग में सबसे पहला वीडियो सॉन्ग वही था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। आखिर ये गाने के साथ वीर का क्या रिश्ता है, क्यों हर बार यह गाना वीर को सुनाई देता है। वीर अपने ख्यालों में ही था कि वह गाना ऑटो प्ले हो गया। फिर से मानो वीर का सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगे। इस बार तो वीर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना मोबाइल उठाकर सामने की दीवार पर जोर से मारा। दीवार पर लगने और नीचे गिरने से मोबाइल के टूटने की एक आवाज़ आई, फिर भी गाने की आवाज़ वैसे ही थी। वीर ने जाकर उस टूटे मोबाइल को हाथ में लेकर देखा। मोबाइल की डिस्प्ले पूरी तरह टूट गई थी, मोबाइल बैटरी बाहर आ गई, फिर भी वो गाना वैसा ही पहले की तरह चल रहा था। वीर एकदम से घबरा गया और अपने कमरे से बाहर की ओर भागा। शाम के समय वीर और माया इस्कान मॉल के कॉफ़ी एरिया में एक टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। सभी सवाल जो अपनी निगाहों से जो माया उसे देख रही थी। मैंने वहाँ की खामोशी को तोड़ते हुए जो वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, माया मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और मानो मेरा जैसे वीर का जवाब सुनकर माया के खोए हुए चेहरे पर हंसी वापस आ गई। उसने वीर को हैरानी से देखा और कहा, सच सच मैं तुम्हें बहुत मुझसे प्यार करते हो तुम वीर? तो वीर बोला, हाँ माया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने वीर को सीधे शादी के लिए पूछा तो वह माया कहने लगी, क्या वीर तुम मुझसे शादी करोगे? उसके सवाल के साथ ही वीर को बाबा जी के वो शब्द याद आ गए, वही सब जिनमें स्पष्ट चेतावनी थी कि ना तो ये लड़का किसी से प्यार कर सकता है और ना ही शादी। अगर इसने ऐसा करने की जुर्रत की तो वह इसके प्यार को मार देगी। माया ने देखा फिर से वीर किसी के ख्यालों में खो गया। उसने वीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, वीर कहाँ खो गए? और उन ख्यालों से वीर एकदम बाहर आया और मुस्कुराकर कहा, माया बोलो कब करनी है शादी? दूल्हा तैयार है। माया थोड़ी शर्माई और कहने लगी, इतने भी उतावले मत बनो, शादी को अभी बहुत टाइम है। उसके बाद हम दोनों के बीच काफ़ी कुछ बातें हुई, पर वीर को नहीं पता था कि उसके आसपास उस मॉल में कोई था जो उन्हें कब से देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। फाइनली में जो माया और वीर एक हो गए, उस कैफ़े एरिया में से निकलकर जो हम वे दोनों थिएटर में चले गए। मूवी की टिकट्स तो उन्होंने कल रात ही ऑनलाइन बुक कर दी थी। 7 बजे का शो था। मूवी के बीच ही जब हीरो ने अपनी हीरोइन को किस किया तो वीर ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और माया को किस कर दी। पहले माया ने थोड़ी सी अपनी शर्म दिखाई, फिर शायद उसे लगा कि मैं नाराज़ हो जाऊंगी, इसलिए उसने भी अपनी शर्म छोड़ दी। थिएटर के अंधेरे कोने वाली सीट पर जो दोनों रोमांस में खोए थे और सामने मूवी के पर्दे के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास मूवी ख़त्म हुई और फिर वीर और माया निकले अपने अपने घर की ओर। माया की होंडा सिटी कार उस वक्त वीर ड्राइव कर रहा था। उसे नींद आ रही थी तो उसने ड्राइव करने से मना किया और उसकी बगल में वो अपनी सीट पर ही नींद के झोंके खा रही थी माया और कहने लगी, मैं ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक से वीर को वही गाना सुनाई दिया, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ड्राइव करते करते वीर ने माया को कहा, माया प्लीज़ अपना फ़ोन उठाओ। और वीर की आवाज़ सुनकर उसने मुस्कुरा कर कहा, वीर पागल हो गए हो, मेरा फ़ोन तो कब से स्विच ऑफ है। वीर ने हैरानी से पूछा, तो फिर ये गाना कहाँ बज रहा है? माया ने भी हैरान होते हुए पूछा, वीर कौन सा गाना? तुम किस गाने की बात कर रहे हो? मुझे तो यह कोई गाना नहीं सुनाई दे रहा। वीर बोला, अरे वही यार, तुम्हारा वो रिंगटोन वाला मुझे अब भी सुनाई दे रहा है। वीर की बातें सुनकर माया हैरानी से वीर को देख रही थी। कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तभी मानो गाड़ी की पीली हेडलाइट के सामने वही लाल रंग की
शादी वाले जोड़े में खुले बालों वाली लड़की आ गई, जिसे वीर ने कल रात को ही अपने घर के पास देखा था। वो अचानक से उनकी कार के सामने से गुजरी और उसने सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। इस बार वीर उसका चेहरा उसे साफ दिखाई दिया। लाल रंग की साड़ी के जोड़े में 16 सिंगार सजी वो जैसे अपनी शादी छोड़कर भाग आई थी। खूबसूरत से उस चेहरे पर मानो वर्षों की बेबसी के साथ आंखों में वर्षों के आंसू भी थे। उसे अचानक ही वीर की कार के आगे से गुजरते देखकर ही वीर ने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया। वो तो पल में ही कहीं आंखों से ओझल हो गई और उनकी कार अपना संतुलन खोकर सामने दिखाई दे रहे एक बड़े से पेड़ से टकराई। साथ ही माया की दर्दनाक चीख के साथ एक जोरदार आवाज आई। मेरा सिर कार की स्टीयरिंग से टकराया और वीर भी बेहोश हो गया। 2 दिन बाद एक संजीवनी नामक की हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 2 में एक सफ़ेद कमरे में एक बेड पर वीर को होश आया। उस पल उसका सर कुछ भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि उस एक्सीडेंट में वीर के सर में बहुत गहरी चोट आई थी। यह कैसे पहुंचा यहाँ, यह तो वीर को मालूम ही नहीं था, पर वीर की आंखों के सामने कुछ घटना ये बार बार दिख रही थी। एक हॉस्पिटल का ऐसा ही सफ़ेद कमरा, जिसमें एक बेड पर मानो बरसों की नींद में सोई एक मासूम सी लड़की, जिसे देखकर मानो ऐसे लगा कि उसे मैं जानता हूँ, वो मेरी ही कोई करीबी है। पर कौन है ये लड़की? वीर को ही क्यों दिखाई दे रही थी? ऐसा क्या रिश्ता था वीर का उसके साथ? अपने ही सवालों से घिरा हुआ वीर अचानक ही आंखों के सामने कुछ पुरानी घटनाएं घूमने लगी। किसी पुराने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग थी, जिसमें एक क्लास में प्रिंसिपल साहब अंदर आए और आते ही उन्होंने कहा, संध्या शर्मा, रोल नंबर 41। एक मासूम सी लड़की पहली बेंच पर घबराते हुए खड़ी हुई और उसे देखकर प्रिंसिपल साहब ने खुश होकर उसके पास जाते हुए कहा, अच्छा तो तुम संध्या हो? घबराते हुए उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी घबराहट देखकर प्रिंसिपल साहब ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे बिटिया, घबरा क्यों रही हो? तुम्हें ये बताने आया हूँ मैं तो। पिछली बार स्कूल में जो गाने की प्रतियोगिता हुई थी ना, उसमें तुम फर्स्ट आई हो। इतना सुनते ही संध्या नाम की वो लड़की एकदम से खुश हो गई। उस वक्त एक खिड़की से बाहर खड़ा एक छोटा सा लड़का, यानी कि वीर, वो हंसी देख रहा था। उस पल उसकी घड़ी मानो उसकी उस प्यारी सी मुस्कान पर अपना दिल हार गया हो। उस वक्त वीर 10वीं कक्षा में पढ़ता था और वो लड़की 9वीं कक्षा में। उसका और वीर का स्कूल का समय भी अलग था और वीर सुबह जाता और दोपहर में घर आता। वो लड़की दोपहर में जाती और शाम को दिन ढलने से पहले लौट आती थी। स्कूल से लौटते वक्त अक्सर जो वो लड़की वीर को रास्ते में मिल जाती। वीर उसे देखता और शर्माकर नजरें झुकाकर अपनी सहेलियों के साथ वो लड़की चली जाती। कुछ आगे चलकर शायद वो यही जानने के लिए एक बार पीछे मुड़कर देखती कि वीर उसे देख रहा है या नहीं। वीर उसी पल उसे देखने के लिए मुड़ता। एक दूसरे से उनकी नज़रें मिलती और वो शर्माकर जल्दी ही भागने लगती। रास्ते की इन्हीं हर दिन की मुलाकातों में मानो उसे भी उससे प्यार हो गया था। रास्ते में दूर से वो अपनी सहेलियों से नज़रें चुराते वीर को देखती रहती। जब वो सामने से वीर के एकदम पास से गुजरती, तब उसे छूने के बहाने जानबूझकर वीर उसके एकदम करीब से गुजरता। उस पल उसकी उंगलियों में उसके हाथों से स्पर्श करता। उस स्पर्श में मानो 440 वोल्ट का एक बिजली वाला झटका सीधा वीर के दिल में उतर जाता। दिल के मरीज में उसके प्यार में उस एक पल एक कदम में घायल हो जाता। और वीर का जो इलाज भी उसी के पास ही तो था। उसकी वही प्यारी सी मुस्कान जिस पर वीर मरता था। वो कुछ कदम दूर जाकर एक बार पलटकर वीर की ओर देखती और फिर अपनी हल्की सी मुस्कान देकर मुड़ जाती। दोनों की मुलाकातें देखकर कोई मानो जल रहा था। उनके बीच कोई ऐसा तो था जो नहीं चाहता था कि वीर उससे मिले। एक बार रात को वीर छुपकर उससे मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। रात के 12 बजे थे। उसके घर वाले सब लोग सो गए थे, सिवाय उसके। वो अभी भी करवटें बदल रही थी, शायद वीर के ख्यालों में खोई थी और अभी भी जग रही थी। दरवाज़ा खुला था और सब गहरी नींद में सो गए थे।
वीर ने सोचा यही मौका है उसके साथ बात करने का। वीर उससे मिलने उसके घर के अंदर जा ही रहा था कि उसके पैरों की आहट से घबराकर वो दरवाजे के बाहर आई। सामने वीर को देखकर वो और ज़्यादा घबरा गई। कोई जाग गया तो, और किसी ने उसे यहाँ देख लिया था। वैसे ही सवालों से ही भरी घबराहट में उसने आकर वीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और घबराते हुए एकदम धीरे से कहा, वीर तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने कहा, तुमसे मिलने। उसने उसी घबराहट में धीरे से कहा, धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। वीर धीरे से उसके कान में कहा, सुनो, तुमसे एक बात करने को दिल किया। और उसने वीर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और वीर ने हैरानी से पूछा, पर बताओ कहाँ जाना है? वह उसकी ओर घूरते हुए उसने कहा, मैंने कहा ना चलो। और उसका हाथ पकड़े हुए वो आगे और वीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक पुराने से मंदिर में आधी रात में चांद रोशनी और सफ़ेद शीतल चांदनी के बीच मंदिर के बाहर एक बड़े से पत्थर पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दोनों बैठे थे। उसने वीर की तरफ देखकर कहा, वीर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। उसका हाथ पकड़ते हुए वीर ने कहा, संध्या तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, तुम्हारे बगैर तो मैं अधूरा हूँ, भला मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगा। अब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक हाईवे की ओर से एक गाड़ी का प्रकाश एकदम से उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। ठीक से देखा तो पता चला कि वो एक जीप थी और एकदम से उनकी ओर आ रही थी। उसमें ओपन जीप थी, उसमें कुछ खतरनाक गुंडे थे, सबके हाथों में धारदार हथियार थे। यह नज़ारा देखकर दोनों काफ़ी हद तक घबरा गए। गाड़ी आकर एकदम से उनके सामने रुकी। इंजन बंद हुआ। उसमें से कुछ गुंडे नीचे की ओर अपनी अपनी तलवारें लिए कूदे, फिर वो उनकी ओर आने लगे। यह सब देखकर वो एकदम से घबराकर दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए और डर के मारे पीछे जाने लगे। ये क्या हो रहा है? कौन थे ये लोग? ये तो वो लोग भी नहीं जानते थे। चार चार खतरनाक गुंडे, हर एक के हाथ में तलवार जैसे धारदार हथियार। उनसे अकेले लड़ पाना बहुत मुश्किल था। एक ही रास्ता था। वीर ने संध्या का जोर से हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा और बोला, भागो संध्या। और दोनों साथ साथ भागने लगे। वो लोग उनके पीछे पड़े थे। गांव के बाहर कच्चे पक्के रास्ते पर भागते भागते दोनों गांव के अंदर आ गए और सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी। दोनों वहां पर जाकर रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो गुंडे भी उनके सामने थे। अब उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल था। अचानक ही एक लड़की की आवाज़ कानों में पड़ी, वीर तुम ठीक तो हो ना? माया वीर से पूछ रही थी, जिसके साथ वीर का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें माया को मामूली चोट आई थी, लेकिन वीर को बार बार संध्या का नाम ले रहा था। अब माया जान चुकी थी कि वीर को वो सब कुछ याद आ गया है जो वो 7 साल पहले भूल गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। वीर के सामने अभी भी उसके अतीत के दृश्य थे। उस वक्त अपने प्यार, अपनी संध्या को बचाने के लिए वीर के सामने एक ही रास्ता था, उन गुंडों से अकेले लड़ना, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। संध्या को अपने पीछे छुपाए उसने उन गुंडों पर हमला कर दिया। वीर एक सिपाही का बेटा था, इसलिए लड़ना अच्छी तरह से जानता था। वो खतरनाक हथियार वाले 4 और वीर अकेला, फिर भी घूंसे लातों से सब पर वह टूट पड़ा था। उन्हीं हाथों पाई में जो उनमें से एक की देसी बंदूक वीर के हाथ में आ गई, जिसे चलाना भी वीर जानता था। हवा में 2 फायर किए कि वो लोग घबरा गए। वीर ने उन सबको पीछे हटने को कहा, चलो हटो, सब लोग पीछे हटो और अपने अपने हथियार नीचे फेंको। उन सब ने अपने अपनी तलवारें नीचे फेंकी बंदूक से, जो वीर ने उन सबको डराते हुए पीछे किया। अब बाजी वीर के हाथ में थी। अब उनसे बच सकते थे, पर तभी पीछे से संध्या के गले पर किसी ने चाकू रख दिया। संध्या के मुंह से एक आहा सुनाई दी। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, मास्टर जी की बेटी माया थी। उसने जो वीर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वीर वो बंदूक फेंकेगा या इस संध्या को जान से मार दूं? बंदूक फेंकने के अलावा वीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वीर ने माया से विनती करते हुए कहा, माया मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, संध्या को कुछ नहीं करना। माया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बंदूक फेंक नीचे। और वीर ने बंदूक नीचे फेंक दी।
तभी मौके की तलाश में रहे वह गुंडे वीर पर टूट पड़े। माया ने उन सबको चेतावनी दी, सुनो, ये मरना नहीं चाहिए, अगर ये मर गया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी मेरा स्कूल का दोस्त भवानी वहाँ आ गया। दूर से ही उसने संध्या को बचाने के लिए आंखों से इशारे में कहा। वीर समझ गया कि वो माया की पकड़ से संध्या को बचाने के लिए कह रहा है। संध्या को बचाने के लिए माया पर हमला करना होगा और वो पीछे से, क्योंकि अगर सामने से हमला किया तो माया संध्या की जान ले लेगी। एक बड़ा सा पत्थर लेकर वो धीरे धीरे से माया की नज़रों से बचता हुआ उसके पीछे की ओर पहुंचा और मौका मिलते ही उसने पीछे से माया के सर पर वो बड़ा सा पत्थर दे मारा। उस वक्त माया की जगह जो संध्या नीचे गिरी, तब वीर को पता चला कि मेरे दोस्त भवानी, जिसने मेरे साथ धोखा किया, माया के साथ मिलकर उसने उसकी संध्या को, जो गिरते ही गिरते संध्या ने उसकी ओर दौड़ा संध्या, और उसके मुंह से संध्या के लिए एक चीख निकल गई। 2 दिन बाद वीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो और वह अपने घर ऊपर छत पर बैठा था। तभी वीर का जो फ्रेंड भवानी, उसे याद आया, वही भवानी जिसने माया के साथ मिलकर उसकी संध्या को मार डाला था। नहीं, मेरी संध्या नहीं मर सकती, वीर सोच रहा था, अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं वो मेरे आने की राह देख रही है। वीर अब सबसे पहले संध्या को ढूंढना चाहिए था। सोचने लगा, सबसे पहले संध्या को ढूंढ लूँगा, और उसकी तलाश में उसने भवानी से ही की, क्योंकि उसे यकीन था कि संध्या कहाँ है यह सिर्फ भवानी ही जानता होगा। वीर को लगता था कि संध्या को भवानी ने मारा, पर नहीं, उस हकीकत तो कुछ और ही थी। उसके बताने के मुताबिक उस रात भवानी के पैरों की आहट से माया को पता चल गया कि कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वो पहले से ही सचेत हो गई। उस पल जैसे ही भवानी ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, वो वहाँ से हट गई और पत्थर संध्या के सिर पर लगा और संध्या उसकी जगह गिर गई। उस वक्त संध्या के गिरते ही वीर चीखकर उसकी ओर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वीर के पीछे किसी ने उसके सर पर कुछ मारा और वो भी वहीं उसी जगह उसी पल गिर पड़ा। जब वीर को होश आया तो वह सब कुछ भूल चुका था, अपनी संध्या को भी। उस वक्त वीर अपनी छत पर बैठकर इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि पीछे से एक लड़की की मीठी आवाज आई, तुम्हारा प्यार जिंदा है वीर। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने शादी के जोड़े में वही लड़की खड़ी थी जिसे वह कई बार अपने सपनों में देख चुका था। वही लड़की जो उस एक्सीडेंट वाली रात को अचानक से उनकी कार के सामने आ गई थी। वीर ने हैरानी से उसे देखा। यूं तो वीर की आंखों में रह रहे सारे सवालों के जवाब थे, पर थी कौन? यह रिश्ता क्या था उसका और मेरा और उसका? क्यों उसका गाना हर बार उसके कानों में गूंजता था? उसने जो वीर के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जानने चाहते हो वीर कि मैं कौन हूँ? तो सुनो। आज से 25 साल पहले इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। ठाकुर साहब इतने अच्छे और दयालु थे कि पूरा शहर उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी वाली का नाम था कावेरी और छोटी बेटी का नाम था सरस्वती। बचपन से ही कावेरी एक प्रतिष्ठित गायिका बनना चाहती थी। इसके लिए वो कई सालों से काफ़ी मेहनत भी करती थी। वैसे तो बचपन से वह बहुत जिद्दी थी, एकदम अपनी माँ की तरह। उसे जो चाहिए था उसे वो पाकर रहती थी और ना मिले तो उसे छीन लेती थी। पर सरस्वती मानो एकदम से देवी सरस्वती थी, जैसे अपने बापू की तरह। वो एकदम सीधी सादी, जो मिले उसे ईश्वर की मर्जी मानकर उसी से खुश रहने वाली। वैसे तो उसे भी कावेरी की तरह बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। वो गाती भी इतना अच्छा थी कि उसकी सुरीली आवाज़ मानो हर कोई सुनने को बेताब रहता था। एक दिन उसी के स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक गाने की एक प्रतियोगिता हुई। उसमें कावेरी और सरस्वती के साथ सरस्वती की खास सहेली मोहिनी ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई और पहली बार कावेरी की आई और उसने अपने गाने के पीछे अभ्यास तो बहुत किया था, पर फिर भी गाने के दौरान वो अपनी आवाज़ में मार खा गई। उसने जो गाना गाया वो मानो वहाँ बैठे सबको इतना बेसुरा लगा कि सब लोग जोर शोर से उस पर हंसने लगे। वो सबके बीच मजाक का विषय बन गई।
उसके बाद स्कूल के सारे बच्चे जैसे उसे बेसुरी के नाम से चिढ़ा रहे थे। दूसरी बारी आई सबकी प्यारी सरस्वती की। स्कूल की सफ़ेद यूनिफॉर्म में 2 चोटी वाली सरस्वती बड़ी विनम्रता से स्टेज पर गई। हाथ में माइक लेकर अपनी सुरीली और मीठी आवाज़ में उस वक्त का सबसे लोकप्रिय नागिन फिल्म का गाना अपने दर्द भरे भावों के साथ उसने जो गाया, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। रेडियो पर भी यही गाना चलता था। उस वक्त के उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो पर भी हो रहा था, इसलिए सरस्वती की वो आवाज़ मानो पूरा शहर सुन रहा था। उसकी आवाज़ का वो सुरीलापन, उसका वो गहरा दर्द मानो सुनने वाले को न चाहकर भी सुनने पर मजबूर कर दे। उस वक्त पूरे शहर में के साथ साथ वहाँ स्कूल के मैदान में कोई ऐसा भी था जो सरस्वती की इतनी सुरीली आवाज़ सुनकर उस पर अपना दिल हार गया। स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के संग अपने दोस्तों के बीच वाइट शर्ट और ग्रे पैंट में बैठा क्लीन सेव और हल्के से बड़े बालों वाला लड़का कब से न जाने स्टेज पर खड़ी सरस्वती को घूरे जा रहा था। सरस्वती की वो सुरीली आवाज़ मानो उस वक्त उस पल सीधी उस लड़के के दिल तक पहुंच रही थी। वो कोई और नहीं, कावेरी की क्लास का लड़का वीर ही था। वीर ठाकुर साहब के दोस्त रतन सिंह का छोटा बेटा था। वैसे वीरा पर तो स्कूल की सारी लड़कियां मरती थी, पर कावेरी उसे पसंद करती थी। यह बात जानकर कोई उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही सरस्वती का वो गाना खत्म हुआ, सब लोग उसे सम्मान देते हुए खड़े हो गए, सिवाय कावेरी के। मानो अपनी ही बहन से वो जलने लगी। कावेरी वीरा को पसंद करती थी और वीरा उसकी बहन सरस्वती को अपना दिल दे बैठा था। सरस्वती के उस गाने के बाद मानो सरस्वती पूरे शहर में छा गई। एक तो ठाकुर साहब की बेटी थी, ऊपर से इतना अच्छा गाती थी। एक ही दिन में मानो उसकी किस्मत बदल गई। वो उस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आई थी। जो कावेरी सालों से पाना चाहती थी, वो सब सरस्वती ने एक ही दिन में पा लिया। उसके पीछे उसकी आवाज़ का जो जादू था, वो हर किसी को पल में अपना बना लेता था, और वो जादू वीरा पर भी बस चल गया। सरस्वती की खास सहेली थी मोहिनी। वो भी चोरी छिपे वीरा को प्यार करती थी, पर कावेरी के डर से अक्सर उससे दूर ही रहती थी। एक बार वीरा अकेले में जो मोहिनी से मिला और चुपके से उसके हाथों में एक खत पकड़ाकर चला गया। पहले तो उसे लगा वीरा ने उसके लिए खत लिखा है, पर उसने पढ़कर देखा तो वो खत सरस्वती के लिए था। वीरा ने लिखा था, उसमें लिखा था कि सरस्वती, तुम्हारा गाना सुना, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसी वक्त तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया। सच बताऊँ तो उसी पल से तुम मेरे दिल में बस गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अपने दिल की बात कहने और तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए मैं यह खत लिख रहा हूँ। तुम्हारे दिल की बात मतलब क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अपना जवाब तुम खुद आकर बताना। तुम्हारा वीरा। उस वक्त मोहिनी का तो मानो दिल टूट गया। जिससे उसने प्यार किया वो किसी और से प्यार करता है, यह बात तो स्वीकार कर पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर सरस्वती के लिए मोहिनी ने उस पल ही मानो अपना प्यार कुर्बान कर दिया। आखिर वो उसकी दोस्त जो थी, उसने वो खत जाके सीधा सरस्वती को दे दिया। सरस्वती सीधी सादी घरेलू लड़की थी। उसे ये प्यार व्यार के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना था, इसलिए उसने वीरा के इस प्यार के लिए मना कर दिया। इधर कावेरी को यह भनक लगते देर नहीं लगी कि वीरा सरस्वती को प्यार करने लगा है। उसे लगा उसकी ही बहन उसकी कामयाबी के साथ साथ उसकी खुशियां भी छीनने लगी। अपने पिता के 7-8 आदमियों को उसने कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ जाकर उस सरस्वती को जान से मार दो। हाँ, उससे ऐसा ही कहा। अपने वीरा को पाने के लिए वो खुद की बहन को जान से मारने को भी तैयार हो गई। शाम को सरस्वती और मोहिनी स्कूल से वापस लौट रही थी, तब एक गाड़ी में आई। उसमें से चाकू निकाल कर 2 आदमी आए। उसने कपड़े से अपना मुंह छुपाया हुआ था, इसलिए उसे सरस्वती पहचान तो नहीं पाई। फिर भी उसे यह भनक लग गई कि ये उसके घर में से ही कोई है। पल में ही उन लोगों ने सरस्वती और मोहिनी पर चाकू से हमला कर दिया। मोहिनी वहीं जख्मी हालत में छोड़कर वो लोग सरस्वती को कंधे पर उठाकर आगे खड़ी अपनी गाड़ी तक ले गए। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसमें उसे पटककर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो लोग वहाँ से पल में ही बहुत दूर निकल गए। मोहिनी दौड़ती हुई घर आई,
सारी बातें ठाकुर साहब को बताई। ठाकुर साहब खुद अपने आदमी लेकर सरस्वती को बचाने निकल पड़े। यह बात वीरा को भी पता चल गई। जब वे लोग सरस्वती को उठाकर ले जा रहे थे, वीरा ने उन लोगों को दूर से ही देख लिया था। अपनी सरस्वती को बचाने के लिए वीरा ने बाइक से उस गाड़ी का पीछा किया। कुछ देर बाद वो एक फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां वही गाड़ी को देखकर वीरा को यकीन हो गया कि सरस्वती यहीं पर है। छुपते छुपते बचते बचते वो धीरे धीरे उस फार्म हाउस के नजदीक गया। एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर छुपकर उसने देखा कि फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर कुछ खतरनाक हथियार वाले लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सरस्वती को बचाने के लिए अब उन सबसे भिड़ना होगा। वो लड़ना जानता था, इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला अपनी जगह से चुपके से निकलकर वो एक एक करके बिना आवाज किए एक एक हथियारधारी को मारने लगा। धीरे धीरे सब नीचे ढेर हो गए। अब वो फार्म हाउस के दरवाजे की ओर जाने लगा था कि अचानक पीछे से उस पर किसी ने बड़ी बंदूक रख दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 6 फुट हाइट वाला गुंडा था, उसकी ओर बंदूक ताने हुए खड़ा था। उसे देखकर पहले तो वीर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, फिर धीरे से उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसी बंदूक से उस पर 2 वार किए। वो गिर गया। फिर वीरा ने अंदर जाकर उन लोगों को कैद से ने जो रस्सी से बंधी सरस्वती को आज़ाद किया और उसे बाहर लेकर आया। इतने में ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गए। ठाकुर साहब को देखकर ही सरस्वती रोते हुए दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। ठाकुर साहब ने वीरा की बहादुरी देखी और उससे काफ़ी प्रभावित हुई। वीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरस्वती को बचाया। यह देखकर ठाकुर साहब इस बात पर बेहद खुश हुए। उन्होंने वीरा से कहा, वीरा, तुम्हारी बहादुरी के बारे में तुम्हारे पिता से अक्सर सुना करता था। आज देख भी लिया कि तुम सच में किसी वीर पुरुष से कम नहीं हो। आज अपनी जान की परवाह किए बगैर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। सच बताओ तो आज तुम्हारी इस बहादुरी को देखकर मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मांगो वीरा, तुम्हें क्या चाहिए? वीर ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने जो कुछ किया अपना फर्ज समझकर किया है ठाकुर साहब। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। वीर ने ठाकुर साहब के पैर छू लिए। धीरे धीरे समय बीता और 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में वीरा और सरस्वती एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। शहर के पास ही मोहिनी का गांव था, लखीमपुर। वहाँ की पहाड़ी की चोटियों के उस पार पानी की एक खूबसूरत झील हुआ करती थी। वीरा और सरस्वती चोरी छुपे अक्सर वहाँ मिलने जाया करते थे और एक दूसरों की बाहों में बाहें डाले उस झील के उस सौंदर्य को देखते हुए एक दूसरे में खो जाते थे। यह बात मोहिनी के अलावा और कोई नहीं जानता था। एक दिन वीर से मिलने आई कावेरी ने वीरा के सामने अपने प्यार का जिक्र किया। वीरा ने उसे इनकार करते हुए कहा, कावेरी, मैं तुमसे नहीं पर तुम्हारी बहन जो सरस्वती से प्यार करता हूँ। कावेरी के लिए सरस्वती मानो पहले से ही दुश्मन थी। उसे यही लगता कि उसकी बहन ने उसकी कामयाबी के साथ साथ उसका प्यार भी छीन लिया है। तब से सरस्वती और वीरा को अलग करना मानो उसका एकमात्र मकसद हो गया था। उसे लगा अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। अब सरस्वती और वीरा को अलग करने का एक ही रास्ता है। कावेरी ने उसी वक्त जाकर ठाकुर साहब से कहा, बापू, मैं वीरा को बेहद पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको हमारी शादी कर देनी चाहिए। कावेरी की यह बात सुनकर ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। वो तो यही चाहते थे, वीरा जैसा बहादुर लड़का उनके घर का दामाद बने। उन्होंने फौरन अपने सबसे अच्छे दोस्त रतन सिंह को फोन कर कावेरी और वीरा के रिश्ते के लिए अपने घर बुला लिया। उनकी हाँ होते ही उन्होंने वीरा को अपने घर का दामाद बनाने की सोच लिया। घर आकर रतन सिंह ने वीरा से कहा, वीरा, ठाकुर साहब ने अपने घर बुलाया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। मैंने तो हाँ कर दी है। क्या तुम्हें उनकी बेटी पसंद है? उस वक्त वीरा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसे लगा ठाकुर साहब की बेटी मतलब बापू सरस्वती की बात कर रहे हैं और सरस्वती से तो वो प्यार भी करता था। उसी वक्त वीरा झील के पास अपनी सरस्वती से मिलने पहुंच गया। उसके इंतजार में सरस्वती पहले से ही वहां खड़ी हुई थी। उसके पास जाकर एकदम से खुश होते हुए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब सरस्वती ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा तो वीर ने उसे बताया, आज सुबह ही बापू ठाकुर साहब से मिलकर आए हैं। उन्होंने बताया ठाकुर साहब मुझे अपने घर का दामाद बनाना चाहते हैं। सरस्वती बोली, सच? तो वीरा बोला, हाँ सच सरस्वती, देखना अब जल्दी हमारी शादी होगी। इतना सुनते ही सरस्वती मानो खुशी से पागल हो गई। उसकी आंखों में तो उसके वीरा के साथ नए नए रिश्ते के जो सपने भी पनपने लगे।
झील के किनारे एक दूसरे की बाहों में खोए गए वीरा और सरस्वती को दूर से एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देख रही कावेरी को लगा, ये सरस्वती रहेगी तो शायद उसे उसका वीरा कभी नहीं मिलेगा। सरस्वती को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक चाल चली। सरस्वती नाम के इस कांटे को अपने और वीरा के रास्ते से हटाने के लिए उसने एक सूर्या नाम के अनजान आदमी की मदद ली। वो सूर्या उनसे मिलने ठाकुर साहब की हवेली पर आया। उसने सूर्या को समझाते हुए कहा, सूर्या समझ गए ना क्या करना है तुम्हें? तुम झील के किनारे तैयार रहना। लाल रंग के साड़ी के जोड़े में एक लड़की वहां आएगी और जैसे ही वो आए उसे खंजर से उसे मार देना। और सुनो, तब तक मारना जब तक वो पूरी तरह से मर ना जाए। इधर 16 सिंगार सजी सरस्वती, जिसे तो यह भी नहीं पता था कि वीरा की शादी उससे नहीं उसकी बड़ी बहन कावेरी से तय हुई है। उसे तो लगा कि वो ही अपने वीरा की दुल्हन बनेगी। 16 सिंगार में जब वह अपने कमरे से बाहर निकल रही थी तब उसके पास ही टेबल पर पड़ा एक खत उसे दिखाई दिया। उसने वो खत हाथ में लिया और खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, शादी से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सरस्वती, कुछ बात करनी है। झील के पास आ जाओ जहाँ हम अक्सर मिला करते थे, तुम्हारा वीरा। मंडप में जाने की बजाय वो अपने वीरा से मिलने झील के किनारे पहुंची। उसने वहां आसपास चारों ओर देखा पर वहां उसे अपना वीरा कहीं नजर नहीं आया। वो वहां से वापस हवेली लौटने ही वाली थी कि उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। कौन हो सकता है? शायद वीरा आया होगा उसे देखने के लिए। जैसे वो पीछे की ओर मुड़ी वहां पर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, ये वीरा भी ना, सोचने लगी सरस्वती। तभी दबे पांव पीछे से उसकी एकदम नजदीक कोई आया। उसने काले कपड़े से अपना आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक रामपुरी तेज धार चाकू था। वीरा ने उसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया पर वो तो नहीं आया, इसलिए वो वहां से वापस लौटने के लिए जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी, ठीक उसके सामने खड़े सूर्या ने उसके सीने में वो रामपुरी खंजर उतार दिया। एक चीख उसके मुंह से निकल गई और वो उसे मारने वाले का चेहरा देख पाती इससे पहले ही सामने खड़े सूर्या ने अपने होठ भींचकर उस खंजर से 2-3 बार और किए और वो वहीं पर गिर पड़ी। चुपचाप खंजर उस झील में फेंककर सूर्या वहां से फौरन भाग निकला। कावेरी ने अपना काम कर दिया था, सरस्वती को सूर्या के हाथों मरवा दिया था। पर उसे कहाँ पता था कि वहाँ झील के किनारे शादी के जोड़े में जो मरी पड़ी है वो असल में सरस्वती थी ही नहीं, वो तो मोहिनी थी। वही मोहिनी जिसने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जब मोहिनी को पता चल गया कि कावेरी ने सरस्वती को जान से मारने के लिए किसी को पैसे देकर भेजा है तो वो काफी हद तक डर गई। वीरा के नाम का खत भी कावेरी की साजिश का एक हिस्सा था ताकि वो खत पढ़कर सरस्वती अपने वीरा से मिलने वहां उस झील पर जाए और वो सूर्या उसे जान से मार दे। कावेरी ने रखा वीरा का वो खत को पढ़कर जब सरस्वती उतावली होकर अपने वीरा से मिलने के लिए झील के किनारे जा रही थी तभी मोहिनी ने रास्ते में उसे रोक लिया और बोली, सरस्वती तुम्हारी जान को खतरा है। तब सरस्वती बोली, मेरी जान को खतरा? कौन मारना चाहेगा मुझे? तब उसने मोहिनी ने बताया, कावेरी तुम्हें मारने के लिए धोखे से झील के किनारे तुम्हें बुलाया है। सरस्वती को मोहिनी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर उसकी बहन भला उसे क्यों मारे और क्यों? वो धोखे से मोहिनी उसे समझा रही थी। तभी उसने कुछ गुंडों को देखा जो गाड़ी से उसी ओर आ रहे थे। उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए रास्ते में जिस पुराने घर के बाहर वो दोनों खड़े थे उस कमरे में सरस्वती को धक्का दे दिया और कुंडी लगा दी। खुद उन गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए भागने लगी। मोहिनी ने भी लाल रंग के कपड़े पहने थे तो गुंडों को लगा यही सरस्वती है और वो गुंडों से बचते हुए गलती से झील किनारे पहुंच गई जहाँ सूर्या से उसे सरस्वती समझकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इधर सरस्वती को जिस पुराने घर में उसने बंद किया था वो घर काफी सालों से बंद पड़ा था, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसी बंद कमरे की कैद में एक कोने में बैठकर रोती हुई सरस्वती अपने वीरा का इंतजार करे जा रही थी। उसे अभी भी उम्मीद थी उसका वीरा उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, पर वो नहीं आया। उसके इंतजार में वो दिन पर दिन बीतते गए। वीरा को बुलाने के लिए वो आधी रात को भी अपनी सुरीली आवाज में वही दर्द भरा गाना गाकर नाचती, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, इसी गाने को गाती वीरा को याद करती। वीरा बोला उसी की जुबान से ये गाना सुनकर मानो मुझे मेरा पिछला जन्म याद आने लगा। यह कहानी फिर से 25 साल पहले गई। उसने जैसे बताया वैसे ही मेरे अतीत की एक के बाद एक सारी घटनाएं जो वीरा के आगे घूमने लगी। वीर मानो उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए।
इस जन्म का वीरेन यानी उस जन्म का वीरा है। हाँ, मैं ही वो वीरा हूँ जो मेरे सामने खड़ी है, वो मेरी सरस्वती है। और मास्टर जी की बेटी माया, जिसने मुझे पाने के लिए मेरी संध्या को मारने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, सरस्वती की बहन कावेरी है। और सरस्वती को ही वो सहेली मोहिनी, जिसे सरस्वती को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो कोई और नहीं, मेरी संध्या है। मेरी सरस्वती के शादी के जोड़ों में एकदम से मेरे सामने ही खड़ी थी। उसे सामने देखकर खुशी के मारे वीर ने उसे गले लगा लिया और उसके पास दौड़ा, पर उसका शरीर उसके शरीर के आर पार निकल गया, क्योंकि वो एक आत्मा थी। उस दिन लंबा घूंघट डाले कावेरी शादी के मंडप में जो वीर के पास आकर बैठ गई। इसके अलावा शायद वहाँ सबको पता था कि वो सरस्वती नहीं, कावेरी है। शादी की पहली रात को सुहाग की सेज पर जब वीरा ने उसे अपनी सरस्वती समझकर उसका घूंघट उठाया, तब वीरा को पता चला वो सरस्वती नहीं, उसकी बहन कावेरी है। सरस्वती की जगह उसे देखकर वीरा हैरानी में खड़ा हो गया। वीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वीर ने उसे हैरानी से और गुस्से में पूछा, ये क्या मजाक है कावेरी, सरस्वती कहाँ है? और वीरा की इस बेबसी पर जो कावेरी हंसने लगी। उसने कहा, वो वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। वीरा ने हैरानी से पूछा, मतलब? कावेरी ने मुस्कुराकर कहा कि मार दिया उसे। गुस्से में वीरा ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए उसने पूछा, क्या बकवास कर रही हो, बताओ वो कहाँ है? उसने भी जो मैं उसकी तरह चिल्लाकर बड़ी आवाज़ में कहा, बोला ना मार दिया वीर उसे, लेकिन नहीं आता तो जाओ, तुझे यकीन नहीं आता तो झील के पास जाओ, जाकर देख लो उसकी लाश। और वह जोर जोर से जो वीरा पर मानो उस पर हंसने लगी। उसी पल उसे उस पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वीर ने उसका उसी पल गला दबा दिया। थोड़ी देर तड़प कर वो वहीं मर गई। सरस्वती को ढूंढने के लिए जब झील के किनारे वीरा पहुंचा तो दूर से उसकी आंखों के सामने उसकी लाश पड़ी थी। पास जाकर उसके शरीर को से जो लिपट कर रोने लगा। जब उसका चेहरा देखा तो वो सरस्वती नहीं, मोहिनी थी। वही मोहिनी जो अपनी सहेली को बचाने के लिए यहाँ खुद मरने आ गई थी। वीरा ने देखा कि अभी वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, तो वीरा ने उसे उठाया। उसे बचाना वीरा के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि शायद वो जानती थी इस वक्त सरस्वती कहाँ है। वीरा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और हड़बड़ाई में जो भागता हुआ गांव की ओर ले जा रहा था कि तभी पीछे से उसके सिर पर किसी ने वार किया और वह मोहिनी के साथ वहीं ढेर हो गया। फिर वो लोग उसे और मोहिनी को वहीं जान से मारकर चले गए। इन सब घटनाओं के बाद गांव में वीर और उसके परिवार की बहुत बदनामी हुई। सबको यही लगा कि ठाकुर साहब की बड़ी बेटी कावेरी को मारकर अपनी प्रेमिका मोहिनी के साथ वीर भाग गया। गांव के बाहर शादी के जोड़े में पड़ी हमारी लाशें देखकर कुछ ऋषि मुनियों के साथ ही विधिवत हमारा अंतिम संस्कार कर दिया ऋषियों ने। सरस्वती उस पुराने घर में वर्षों से कैद रही, इसलिए वो एक प्रेत आत्मा बनकर रह गई। उसके मरने के ठीक कुछ दिनों बाद गांव के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। लोग मरने लगे। इन सब मौत के पीछे उस घर का वास्ता था। इसलिए गांव वालों ने किसी बड़े तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने उस घर के दरवाजे को अपनी मंत्रों की शक्ति से बांध दिया ताकि वो वहां से कभी बाहर ना निकले। और जो वीर के सामने खड़ी थी उस सरस्वती ने बताया, वीर मोहिनी मतलब तुम्हारी संध्या, वो अभी भी जिंदा है। संजीवनी हॉस्पिटल में वो 7 साल से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। उस रात तुम्हारा दोस्त भवानी तुम्हें और संध्या को बचाने नहीं आया था, पर कावेरी यानी माया के कहने पर ही संध्या को मारने आया था। उसने जानबूझकर संध्या के सिर पर जोर से पत्थर मारा था ताकि वो मर जाए और तुम हमेशा के लिए माया के हो जाओ, पर उस वक्त संध्या जिंदा थी। फिर भवानी ने पीछे से तुम पर भी वार किया। तुम पर उसने वार किया, ये माया बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी पल भवानी को मार दिया। फिर माया ही तुम्हें वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले गई। इधर उसी रात में लखीमपुरा में के बाहर उस घर का वो दरवाज़ा किसी ने खोल दिया और मैं वहां से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। मैं वहां पहुंची तब मोहिनी यानी संध्या मर रही थी। उसे बचाने के लिए मैंने वहीं बेहोश पड़े हुए एक गुंडे के शरीर में प्रवेश किया और फिर संध्या को लेकर शहर के संजीवनी हॉस्पिटल आ गई। उस वक्त से लेकर आज तक 7 साल हो गए हैं। अब भी तुम्हारी संध्या गहरी नींद में सोई हुई है। सरस्वती की बात सुनकर लगा कि फौरन वीरा को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। वीरा हॉस्पिटल की ओर निकलने ही वाला था कि तभी एक फ़ोन कॉल आया। उसने देखा तो माया ही थी। उसने फ़ोन रिसीव किया।
सामने माया की आवाज़ आई, हेलो वीर। वो हंसी और बोली, सॉरी वीरेन, मुझे पता चल गया तुम्हारी संध्या जिंदा है और कहाँ है। संजीवनी हॉस्पिटल, रूम नंबर 7। और फिर धमकी भरे लफ्जों में आगे बोली, तुम आ रहे हो या उसे जान से मार दूं। वीर एकदम से घबरा गया। वो संध्या को कुछ कर दे इससे पहले ही उसे बचाने के लिए फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागा। सरस्वती समझ गई किसका फोन था। उसने वीर से कहा, वीर मैं संध्या को कुछ नहीं होने दूंगी, पर तब तक तुम उसकी बात सुनी अनसुनी करके। वह वीर संध्या को बचाने के लिए वहां से निकल गया। वीर बाइक से संजीवनी हॉस्पिटल की ओर फुल स्पीड से जा रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। उस वक्त संध्या की जान वीर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसने मोबाइल को बजने दिया और कॉल नहीं उठाया। पर 2-3 बार कॉल आए, इसलिए ना चाहते हुए भी वीर ने बाइक हाईवे की एक साइड स्टैंड पर लगाई और कॉल देखा तो माया का ही था। नंबर था। उसने मोबाइल कान पर रखा। सामने से माया की हंसी सुनाई दी। फिर उसने कहा, वीरेन अपनी संध्या को बचाना है ना। उसकी बात सुनकर के जो वह एकदम से घबरा गया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, माया तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, संध्या को कुछ मत करना। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो वीर, चुपचाप पहाड़ी वाले मंदिर की ओर आ जाओ। पहाड़ी वाले मंदिर पर? वीर बोला, क्यों? और तो वह बोली, अरे राजा तुमसे शादी जो करनी है। वीर बोला, मुझे पता ही था कि मुझे पाने के लिए ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, पर इस वक्त संध्या को बचाने के लिए उसके साथ शादी करने के अलावा वीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वीर ने उससे कहा, ठीक है तुम संध्या को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड हार्दिक को फ़ोन किया और उसे फौरन संजीवनी हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिया। उधर पूरे संजीवनी हॉस्पिटल को कुछ गुंडों ने घेर रखा था। हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 7 का कमरा था, वही कमरा जहाँ संध्या को रखा हुआ था। माया ने उन गुंडों को आदेश दिया था कि जैसे ही उधर उसकी और वीर की शादी होगी, इधर संध्या को जान से मार देना। हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ सारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स इस वक्त काफ़ी डरे हुए थे। उन सबको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। 7 नंबर के कमरे में एक डॉक्टर तिवारी, नर्स रोमा और 5 खतरनाक बॉडी बिल्डर गुंडे भी थे, जो हाथ से मशीन गन लेकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हार्दिक वहां पहुंचा। वो संध्या से मिलने फौरन 7 नंबर के कमरे की ओर भागा, पर तभी उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर किसी ने गन तान दी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर घबराते हुए उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक नाकाब ओढ़े वाला एक आदमी खड़ा था। उसने जोर से कहा, कौन है वे तू और यहाँ क्या कर रहा है? हार्दिक ने उससे कहा, मेरा नाम हार्दिक है। और फिर संध्या से मिलने के लिए उसने झूठ मूठ की यह कह दिया कि वो 7 नंबर वाली पेशेंट संध्या का भाई है और अपनी बहन से मिलने आया है और इसीलिए उसे जाने दो। वो गुंडा उसके कमीज की कॉलर पकड़ते हुए उसे 7 नंबर के कमरे में ले गया और अंदर खड़े गुंडों में से एक से कहा, भाई ये लड़की का भाई है, अपनी बहन से मिलने को आया है। उस गुंडे ने हंसते हुए कहा, मिलने आया तो मिलने दो ना, वैसे भी आज इसकी बहन मरने वाली है। हार्दिक संध्या के बेड के पास बैठ गया और सामने जिंदा लाश की तरह कोमा में पड़ी संध्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, संध्या फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हार्दिक संध्या को नहीं जानता था, फिर भी वीर के कहने पर वह उससे मिलने हॉस्पिटल गया था और मानो संध्या उसकी सगी बहन हो। वैसे तो वो उससे बात भी करने लगा। संध्या मानो उस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी। उस नींद से लौट आना मानो उसके बस में नहीं था। अचानक ही हॉस्पिटल के उस गहरे सन्नाटे के बीच किसी के गाने की एक सुरीली आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी, तेरे प्यार में नहीं तोड़ना। रूम नंबर 7 के अंदर से अचानक किसके गाने की इतनी सुरीली आवाज़ सुनकर बाहर लॉबी में इधर उधर पहरा दे रहे बाकी के गुंडे भी उस रूम के अंदर आ गए। 5 गुंडे पहले से ही अंदर थे और 3 बाहर से आए। बाहर से आए इन 3 गुंडों में से एक ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये गाना कौन गा रहा है? सब लोग घबराए से एकदम एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी अचानक बेड पर गहरी नींद में सोई हुई संध्या एकदम से जाग उठी। उसकी आंखें खुली और आंखों का रंग एकदम श्वेत हो गया। वह एकदम से बेड पर बैठ गई और उसके खुले बाल मानो हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें मानो किसी शैतानी शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वैसे ही आंखों ने एकदम से श्वेत रंग पकड़ लिया। कुछ ही देर में अपनी गर्दन झुकाए अपनी जगह पर खामोश सी बैठी रही। हार्दिक ने उसके पास जाने की कोशिश की पर डॉक्टर तिवारी ने उसे रोक लिया।
वैसे तो डॉक्टर तिवारी भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, पर ये जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर वो इतना मान चुके थे कि संध्या के शरीर में इस वक्त कोई शैतानी शक्ति है। उसे देखकर गुंडों के अलावा उस कमरे में मौजूद डॉक्टर तिवारी, नर्स रोमा और हार्दिक सब घबरा गए थे। संध्या के पास ही खड़े हार्दिक डॉक्टर और नर्स की और अपनी गर्दन घुमाई। उसका वो डरावना चेहरा देखकर नर्स रोमा चीख पड़ी। हार्दिक ने डॉक्टर को दरवाजे की ओर इशारा किया। अब बचने का एक ही रास्ता था, यहाँ से जान बचाकर भाग जाना। डॉक्टर तिवारी हार्दिक का इशारा समझ गए और वो दरवाजे की ओर भागे। उनके पीछे नर्स रोमा और उसके पीछे हार्दिक के पीछे वो खतरनाक गुंडे। जैसे ही वो तीनों डॉक्टर तिवारी, नर्स और हार्दिक रूम नंबर 7 से बाहर निकले, दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। सारे के सारे गुंडे अंदर कमरे में कैद हो गए। कुछ देर बाद उस कमरे में गुंडों के कुछ खतरनाक चीखें सुनाई दी। फिर एकदम से सब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर और नर्स हार्दिक से मिलकर उस रूम का दरवाज़ा खोला। उनमें कुछ गुंडों ने बाकी के स्टाफ और पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को कैद किया था। वो सब आज़ाद तो हो गए, लेकिन सबके चेहरे पर अभी भी डर के साथ साथ कई सवाल थे। जब डॉक्टर तिवारी ने उन सबको रूम नंबर 7 से में जो हुआ बताया तो सब लोग डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक रूम नंबर 7 का दरवाज़ा अपने आप खुला। घबराते घबराते सब एक साथ रूम नंबर 7 में क्या हुआ देखने के लिए अंदर गए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर सब लोग हैरान रह गए। ऐसे लगा कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, एकदम पहले की तरह। संध्या उसी बेड पर अपनी जगह सोई हुई थी और वो 8 गुंडे वहाँ से गायब थे। ऐसा कैसे हो सकता था? सब लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। इस कमरे में 8 जिंदा इंसान एक साथ गायब हो गए। उन गुंडों का वो राज मानो राज ही रहा, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति ने किया था। इधर शहर से कुछ दूर पहाड़ी पर देवों के देव महादेव का एक पुराना मंदिर था, जिसे सब पहाड़ी वाले बाबा मंदिर से जानते थे। उसी मंदिर में वो माया वीर के साथ शादी के फेरे ले रही थी। आखिरी फेरा बचा था कि हार्दिक का फ़ोन आया। उसने माया की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त की कॉल है, 1 मिनट बात कर लो। उसने उस वक्त आसानी से कह दिया कि जाओ जाकर बात कर लो। शायद उसे लगता था कि उधर हॉस्पिटल में उसके भेजे गुंडे अब तक तो संध्या को जान से मार दिया होगा। मंदिर के बाहर निकलकर जो वीर ने मोबाइल कान से लगाया। हार्दिक, पता तू कहाँ है? वीर पूछने लगा। और वहाँ क्या हो रहा है? संध्या तो ठीक है ना? वीर को हंसते हुए हार्दिक ने बताया। रिलैक्स यार, भाभी एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और उसकी बात सुनकर वीर को थोड़ी राहत हुई। फिर उसने वीर को सारी बात विस्तार से बताई कि उस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 7 में क्या क्या हुआ। और फिर कॉल रखते ही वीर ने सोच लिया कि अब मेरी संध्या को इस माया से कोई खतरा नहीं है। वीर ने सोच लिया कि अब ये शादी नहीं होगी, मुझे पाने की कावेरी की ख्वाहिश इस जन्म में भी पूरी नहीं होगी। वीर ने मंदिर के अंदर खड़ी माया से जोर से कहा, माया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। माया ने उसे गुस्से में देखा। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो वीर ने ऊपर आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ नहीं करूँगा। उसी पल मानो एकदम से हवा का तेज झोंका आया और मंदिर के सारे घंटे एक दूसरे से टकराकर एक ही साथ जोर जोर से बजने लगे। उनकी आवाज़ मानो आसपास के वातावरण में गूंजने लगी। साथ ही ऊपर से आसमान में बादलों ने अपना रूप बदला। चारों ओर काला अंधेरा सा छा गया। वातावरण मानो एकदम से भयानक लगने लगा। साथ ही आबो हवा ने अपना रूप बदला और उन हवाओं में सरस्वती के गाने की आवाज़ गूंजने लगी। यह गाना सुनकर माया काफ़ी हद तक डर गई। उसका डर देखकर वीर समझ गया कि सरस्वती आ गई है, अब कावेरी यानी माया नहीं बचेगी। इस गाने का एक एक शब्द सुनकर मानो माया का सर चकराने लगा। उसे अपने अतीत की वो सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने घूमती नजर आने लगी। उसी वक्त हवा में लाल रंग की शादी के जोड़े में खुले बालों वाली एक लड़की की आत्मा स्वरूप मंदिर के बाहर उनके सामने प्रकट हुई। हवा में लहराते खुले बाल, भयानक सी श्वेत कलर की आंखें। लड़की गुस्से में अपने सामने जो माया को देखे जा रही थी। उसकी भयानक आंखों में प्रतिशोध की ज्वालाएं साफ नजर आ रही थी, मानो उसके प्रतिशोध की ये ज्वालाएं माया को अभी जलाकर राख कर देंगी। वो मेरी सरस्वती थी, वही सरस्वती जिसको पिछले जन्म में उसी की बहन कावेरी ने वीर से अलग किया था। कावेरी ने वीर के प्यार को पाने के लिए कितनों की जान ले ली थी। सरस्वती के हाथों मरकर
आज उन सब का उसे हिसाब चुकाना था। सरस्वती का ये भयानक सा रूप देखकर माया एकदम से घबरा गई। उसे लगा कि आज सरस्वती उसे जान से मार देगी। उसे बचने के लिए वो पीछे पीछे हटने लगी। उस माया यानी कि कावेरी को देखकर गुस्से में उसे मारने के लिए हवा में सरस्वती आगे बढ़ी, लेकिन वो शिव जी के उस पवित्र मंदिर की चौखट नहीं लांघ सकी। उसने जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, बाहर चौखट पर उसे मानो एक झटका सा लगा और वो पीछे हट गई। उसने दूसरी बार कोशिश की, पर दूसरी बार भी वो माया को मारने में नाकामयाब रही। आखिर वो गुस्से में वहाँ से कहीं अदृश्य हो गई। उसके जाते माया जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखा वीर, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने देखा कि वातावरण फिर से पहले जैसा हो गया। वीर आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी सरस्वती ऐसे हार नहीं सकती। इसे इस कावेरी को मारना ही होगा। आओ सरस्वती आओ। और वीर सरस्वती को बुलाने के लिए मंदिर से बाहर निकला और नीचे की ओर सीढ़ियाँ उतरते ही उसने सरस्वती को फिर से बुलाने लगा। सरस्वती, सरस्वती, कहाँ हो तुम? मुझे नीचे उतरते देखकर मेरे पीछे पीछे जो माया भी मंदिर से बाहर आ गई। माया कहने लगी, वीर रुको, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। वीर उसे बुलाते हुए कहने लगा, पर वो नहीं जानती थी कि मंदिर के बाहर निकलकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। मौत यानी सरस्वती अभी भी उसी के आसपास मंडरा रही थी। अचानक वातावरण में पहले की तरह डरावना हो गया। ये संकेत था कि सरस्वती वापस आ गई। घबराहट में माया मंदिर की ओर भागी, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाती इससे पहले ही किसी साए ने उसे पीछे की ओर खींचा। इस बार उसे उसका भगवान भी नहीं बचाने वाला था। उसने काम ही ऐसे किए थे, सजा तो मिलनी ही थी। अचानक सरस्वती की आत्मा फिर से उसके सामने आ गई। उसके चेहरे का वो भयानक गुस्सा मानो उस वक्त माया को जिंदा खा जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, कावेरी, तेरी वजह से आज तक कितनों की जानें गई हैं, आज तेरी जान जाएगी। और एक हाथ से उसका गला पकड़ते हुए उसने माया को हवा में उठा लिया। सरस्वती से अपनी जान की भीख मांगने के अलावा वो माया इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। सरस्वती, माया कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसके सामने सरस्वती की भयानक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा था, तुम्हें क्या लगता है कावेरी कि मैंने तुम्हें मारा था? पर सच नहीं है। सच कहूँ तो उस मोहिनी की वजह से तुम मरी थी सरस्वती, कावेरी कहने लगी। वही तुम्हें उस कमरे में बंद करके गई थी। वो अपने बचाव में बोलती गई माया, पर सरस्वती ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ पल बाद चारों ओर काले रंग का धुआं सा छा गया और वहाँ क्या हो रहा था कुछ दिखाई नहीं दिया। बस सरस्वती की वो खतरनाक हंसी और माया की दर्दनाक चीखें मानो उन हवाओं में गूंज रही थी। कुछ देर बाद सब एकदम से नॉर्मल सा हो गया। वीर ने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, ना ही सरस्वती की रूह और ना ही माया और ना ही माया की लाश। वीर फौरन अपनी बाइक लेकर वहाँ से संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ भागा। जैसे ही वीर हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर नंबर 7 की कमरे में गया तो मानो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि उसकी संध्या को होश आ चुका था। वो अपने बेड पर वीर के सामने बैठी थी। वीर जाकर संध्या को उसने गले से लगा लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। न वैसी मासूमियत संध्या की उससे पूछा, वीरेन तुम कहाँ रह गए थे? संध्या ने पूछा। पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? तो संध्या बोली, सॉरी संध्या। वीर ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझसे वादा करो। उसकी ओर देखकर वीर ने उसका माथा चूमते हुए कहा, वादा है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमारा वो प्यार देखकर सरस्वती आज बहुत खुश थी। उसने मुझे मेरी संध्या से मिलवा दिया था। शायद वो जानती थी कि मोहिनी भी वीर से प्यार करती थी। कावेरी की तरह वो भी अगर चाहती तो उससे उसका प्यार छीन सकती थी, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। प्यार का दूसरा नाम ही तो त्याग है। जाते जाते सरस्वती ने जो वीर से एक वादा लिया, वीर मुझसे वादा करो मेरी दोस्त मोहिनी का हमेशा ख्याल रखोगे। वीर ने उससे वादा किया और आखिर में वो वीर और संध्या को अपना प्यार देकर चली गई, शायद हमेशा के लिए। आज जब भी यह गाना वीर सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सरस्वती उसके कहीं आसपास ही है, जैसे आज भी वो उसके सामने बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ में वैसा ही गाना गा रही हो। दोस्तों, पूर्व जन्म की यह प्रेम कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।